नमस्ते, मैं नरेंद्र दुबे, कैमरामैन संजय के साथ आज डॉक्टर विकास कुमार पाठक का हम साक्षात्कार कर रहे हैं। हम जानेंगे कि कैसे किस तरह से इनका संघर्ष रहा और इनकी शिक्षा कहाँ से पूरी हुई और ये कहाँ से संबंध रखते हैं। इन सारे विषयों पर आज चर्चा की जाएगी और उसके साथ साथ हिंदी साहित्य का हमारे समाज के लिए क्या योगदान है और क्यों आज साहित्य की बात होती है तो केवल और केवल हम हिंदी के विषय में ही जानते हैं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो जानते हैं उन्हीं के शब्दों में उन्हीं से। तो डॉक्टर विकास कुमार पाठक, बताइए कहाँ पर हैं आप? नमस्कार जी नमस्कार। मैं मूलतः बिहार प्रदेश के बक्सर जिला का निवासी हूँ। जी। मैं अपनी आरंभिक शिक्षा जो है अपने पैतृक गांव जो कि थाना धनुषोई पड़ता है और उसी थाना के अंतर्गत एक डढ़िया गांव है, जहां से मैंने अपने आरंभिक शिक्षा की शुरुआत की। उसके उपरांत हम अपने ज़िले में गए, जो कि बक्सर हमारा ज़िला पड़ता है, और वहां पर मैंने अपने आरंभिक शिक्षा के अगले पड़ाव को पूरा किया। उसके उपरांत मैंने उच्च शिक्षा के लिए भारत की राजधानी दिल्ली में आया और मैं कहूँ कि 10वीं कक्षा से पहले ही मुझे दिल्ली आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। और 8वीं कक्षा से जी। मैंने दिल्ली में अपनी शिक्षा की और अकादमिक यात्रा की शुरुआत की और उसके बाद मैंने पीजी तक, एमए तक मैंने अपनी शिक्षा जो है दिल्ली से पूर्ण की। जी। हम लोगों ने बक्सर बिहार के विषय में बहुत कुछ सुन रखा है, इसका प्राचीन इतिहास भी है, तो बक्सर के विषय में आप कुछ बताएंगे हम लोगों के लिए? जी जी बिल्कुल। बक्सर, जिसको प्राचीन काल में व्याघ्रसर के नाम से जाना जाता था। व्याघ्रसर दरअसल जी, ये बाघों का जंगल था और यह पतित पावनी गंगा के किनारे स्थित है। मैं आपको बता दूं कि बिहार प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है बक्सर। अगर बिहार की हम नक्शे की बात करें तो सबसे पश्चिम में जो जिला है वह है बक्सर, और यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से ताल्लुकात रखता है, यानी उससे जुड़ता है। एक तरह से आप कहें कि सीमावर्ती जिला के रूप में बक्सर को आप देख सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों को जोड़ता है। जी। मैं बता दूं कि बक्सर प्राचीन काल से भारतीय आर्यावर्त में या भारतवर्ष में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये वही बक्सर है जहाँ पर महर्षि विश्वामित्र प्राचीन काल में जो है अपनी तपस्या करते थे। जी। और ये उनकी विश्वामित्र जो राम के गुरु थे? जी जी जी, भगवान राम के गुरु। जी जी, ये महर्षि विश्वामित्र के तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। और आज भी आप बक्सर में जाएंगे तो स्टेशन पर जब उतरेंगे ट्रेन से तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि महर्षि विश्वामित्र की नगरी में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। तो मूलतः ये उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है और इसी क्षेत्र में महर्षि विश्वामित्र अपना तपस्या, अपनी साधना करते थे। और राम और लक्ष्मण, जो कि महर्षि विश्वामित्र जब गए राजा दशरथ जी के पास, क्योंकि ताड़िका वन था और ताड़िका नाम की एक राक्षसी का यहाँ पर निवास था, और वह राक्षस जो है उनके तपस्या में बाधा उत्पन्न करते थे। उसी निवारण हेतु जो है वो राजा दशरथ जी के पास जाते हैं, जो कि कथा आप लोग रामायण में देखी होगी जी। और वहाँ पर राम लक्ष्मण को लेकर आते हैं साथ, और वहीं राम लक्ष्मण जो है ताड़िका का वध करते हैं। तो और अहिल्या, जो कि गौतम नारी अहिल्या जी, जिसका अपने चरण कमल से, चरण रज से जो है उसका तारण भी करते हैं राम। तो ये वही क्षेत्र है जहाँ पर कभी पूर्व में, त्रेता में कहें तो राम का आगमन भी इस जगह पर हुआ है। जी। और यही नहीं, आप अगर भारत के मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास की प्रारंभिक स्थिति की बात करें, जहाँ पर अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था, ये वही बक्सर का युद्ध है जो 1764 में हुआ था जी, जिसमें कि अंग्रेजी हुकूमत ने इस युद्ध को जीतने के उपरांत पूरे भारतवर्ष पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। ये एक निर्णायक युद्ध था। जी। तो ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से बक्सर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी बक्सर में आप जाएंगे तो नौलखा मंदिर, नाथ बाबा का मंदिर और रामेश्वर नाथ का मंदिर जो है वहाँ पर गंगा किनारे आज भी स्थित है। और एक तरह से देखा जाए तो बनारस की तरह ही आपको सुबह सुबह मंदिर में घंटों की आवाज़ और वो पूजा पाठ, हिंदू रीति रिवाज का पूरा दर्शन आपको स्वाभाविक रूप से देखने को मिलेगा।
तो इस रूप में बक्सर की पहचान आज भी बनी हुई है। और चूंकि बलिया जिला पास में है, तो ये वही बलिया जिला है जिसको लोग आप लोग भी जानते हैं। मंगल पांडे जो 1857 की क्रांति की प्रारंभ हुई थी बैरकपुर से, बंगाल से, तो वही मंगल पांडे जो कि इसी बलिया से अपना ताल्लुकात रखते हैं। और आगे तक चलें तो चंद्रशेखर जी जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री बने, वो भी इस बलिया से रहते थे जी। तो कहने का मतलब ये भी है कि हिंदी साहित्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बलिया जिला बेहद महत्वपूर्ण है। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र इसी बलिया से ताल्लुकात रखते थे। भारतीय संस्कृति के चिंतक मनीषी के रूप में प्रसिद्ध पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इसी बलिया छपरा से अपना ताल्लुकात रखते हैं। तो बलिया के निकट जो है बक्सर है, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के एक सीमावर्ती जिले के रूप में देखा जा सकता है। जी। आगे बढ़ने से पहले हम आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो स्पॉन्सर्ड बाय प्रिंट डिजायर, जो कि सागर में स्थित है झंडा चौक पर, और उनके द्वारा हमारे पाठक जी के लिए ये कप भेंट किया गया है और इसमें इनका नाम अंकित किया गया है। और यहाँ पर ये जिस YouTube चैनल के द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा है उसका नाम भी इस पर है। तो यदि आप चाहते हैं किसी प्रकार की कोई प्रिंटिंग करवाना या कप प्रिंट करवाना हो, टी शर्ट प्रिंट करवाना हो, या फिर किसी और प्रकार की प्रिंटिंग गिफ्ट से रिलेटेड, तो आप प्रिंट डिजायर या मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आगे आपका जो शिक्षा दीक्षा है वो सारा दिल्ली में पूर्ण हुआ। तो दिल्ली में किस तरह से पहुंचे आप, किसका गाइडलाइंस रहा आपके लिए, और कौन था वहाँ आपके साथ में? दरअसल मैं बताऊं तो एक्चुअली मैं जिस परिवार से आता हूं उसे आप मध्यवर्गीय कृषक परिवार कह सकते हैं। और मेरे पिताजी किसान हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन और उनका जो जीवन का एक लक्ष्य था कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा तक पहुंचाना है, और उनकी इस जिजीविषा और यह जो दृढ़ संकल्प का देन था कि मैं बहुत कम उम्र में दिल्ली तक पहुंच गया अपनी शिक्षा अर्जन की प्रक्रिया में। तो इसमें मैं पिताजी को मानता हूं कि उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं का आशीर्वाद और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं दिल्ली पहुंचा। और दिल्ली में मैं अपने बड़े भाई के साथ रहता था और साथ में हम रहकर शिक्षा अर्जन का कार्य पूर्ण किए। 8वीं कक्षा में मेरा दाखिला हुआ और उसके उपरांत जो है मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित महाविद्यालय PGDAV महाविद्यालय से अपनी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। और उसके बाद PG जो जिसे आप कहें कला जो स्नातक जिसे आप कहें, तो उसकी उपाधि भी हमने वहीं से प्राप्त की। यहाँ पर मैं जानना चाह रहा हूँ कि हिंदी ही क्यों आपने चूज किया? पहले से किसी ने आपको इस विषय में बता रखा था कि हिंदी आपको पढ़ना है, या फिर ये आपने स्वेच्छा से ही निर्णय लिया कि मुझे हिंदी के लिए काम करना है या हिंदी के क्षेत्र में काम करना है? देखिए, इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि मैं तो विज्ञान संकाय का विद्यार्थी हूँ। 12वीं में मेरे पास साइंस था, लेकिन चूंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि आपके भविष्य के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विरासत में हम लोग आरंभ से जो है घर में रामचरितमानस का पाठ करना, साहित्य से जुड़ाव होना, ये हमें विरासत में मिली है। और बचपन से हम लोग तुलसीदास के रामचरितमानस की पाठ हम लोग करते आ रहे हैं। तो साहित्य के प्रति रुचि तो अपने परिवार से ही मिली, क्योंकि पिताजी साहित्य के एक अच्छे अध्येता थे और वो बहुत सारी बातें बताते थे, रहीम के बारे में, वृंद कवि के बारे में, तुलसीदास के बारे में। ऐसे कई कवियों का नाम लेते थे और उनकी पंक्तियों का वो उदाहरण देते थे कि देखो बेटा, रहीम ने ये बात कही है, तुलसीदास की ये चौपाई है। तो वह जो है शुरू से हमारे मनस्थिति में रही और उस तरीके से मेरी मानसिक स्थिति बनती गई। और चूंकि हम हिंदी प्रदेश से आते हैं और हिंदी से जुड़ाव था और हमारी आरंभिक शिक्षा भी हिंदी माध्यम से ही संपन्न हुई, तो इस दृष्टि से आप देखें तो मैं हिंदी को समझा और हिंदी के प्रति मेरी एक रुचि थी। इसमें किसी तरीके का कोई दबाव नहीं था, ये मेरा स्वतंत्र निर्णय था। और मैंने हिंदी के प्रति लगन, रुचि और लगाव के कारण जो है हिंदी विषय का चयन किया। और मुझे लगा कि इस विषय में मैं बेहतर भविष्य का अपना निर्माण कर सकता हूँ, मैं अच्छा कार्य कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज की युवा पीढ़ी को भी कहना चाहूँगा कि किसी के दबाव में आकर किसी विषय का चयन न करें। जिस विषय में आप सहज हो, जो विषय आपको भली भांति समझ में आती हो,
या जिस विषय में आपकी रुचि हो, जो आप उस विषय में बेहतर कर सकते हैं, तो अपनी रुचि के अनुरूप ही विषय का चयन हो उच्च शिक्षा में, तो वो ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है आपके भविष्य के लिए। जी। तो उस दृष्टि से मैंने इस विषय का चयन किया और मैंने जो है हिंदी में स्नातक की उपाधि ली, फिर उसके बाद मैंने परास्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसके उपरांत मैंने उच्च शिक्षा में जो आने की कोशिश की और जिसका नतीजा ये हुआ कि मैंने शोध कार्य के लिए मन बनाया और मैंने सन 2016 में जो है जुलाई 2016 में यूजीसी के द्वारा जो नेट का एग्ज़ाम, नेशनल एबिलिटी टेस्ट जिसे कहते हैं, उस एग्ज़ाम को मैंने एक तरह से उसमें सफलता प्राप्त की और उसके उपरांत जो है सन 2018 में डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए पंजीकरण कराया और उसके उपरांत जो है मैं अपना शोध कार्य में संलग्न जुड़ गया और आज मैं जो है शोध कार्य को अंतिम रूप देने में लगा हूँ और लगभग मेरा शोध कार्य पूर्ण हो गया है और माँ भवानी और ईश्वर की कृपा से मैं जल्द ही जो है इस कार्य को संपन्न भी कर लूँगा। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि दिल्ली में आप रहते हुए सागर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय, यहाँ आने का मन कैसे बनाया? हालांकि हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय पूरे देश में बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है और इस विषय में आपको जानकारी कैसे मिली और यहाँ पर पहुँचे? एंट्रेंस देने की ज़रूरत तो थी नहीं क्योंकि आपके पास नेट था। इंटरव्यू में कैसा क्या हुआ, कितना आपके लिए कंपटीशन यहाँ पर हुआ और पूरी प्रक्रिया में जानना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताएं। जी, दरअसल एक मित्र के नाते जो है हमारे एक राजेश्वर कुमार जी हमारे मित्र हैं, अभी सहायक प्राध्यापक हैं बिहार में बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। उन्हीं के माध्यम से इस विश्वविद्यालय के पीएचडी जो दाखिला प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई और फिर मैंने जो है अंतिम दिन जो है फॉर्म के अंतिम दिन मैंने इस विश्वविद्यालय का फॉर्म फिल किया और उसके उपरांत जो है मुझे यहाँ पर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, आमंत्रित किया गया और मैं यहाँ आया साक्षात्कार देने के लिए। निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य था क्योंकि मैं जिस वर्ग में आता हूँ सामान्य वर्ग में मात्र एक सीट थी और उस एक सीट पे संख्या जो है बहुत थी, लगभग 200-300 लोग आए थे साक्षात्कार देने के लिए। मैं अपना शोध विषय लेकर आया था और मैं उस विषय को साक्षात्कार जो लेने के क्रम में जो वहाँ पर लोग उपस्थित थे जो मेरे से प्रश्न पूछ रहे थे, मैं सभी प्राध्यापकों के प्रश्नों का तार्किक रूप से और समुचित ढंग से उत्तर देने का प्रयास किया और मुझे ऐसा लगता है कि ये वही बात है जिसके वजह से शायद उन लोगों ने मुझे चयन किया। उनको लगा कि बच्चे का आत्मविश्वास बेहतर है और एक विजन के साथ ये शोध कार्य करने के लिए आया है। देखिए, शोध कार्य तो सब लोग करते हैं, लेकिन आपकी शोध कार्य जो है वो समाज और राष्ट्र के लिए कितना उपयोगी है, कितना उसकी उपादेयता है समाज के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं जिस विषय को लेकर आया था वह विषय निश्चित रूप से समाज को एक नई दिशा देने के लिए मुझे लगता है कि योग्य विषय था और मैं उस विषय को अच्छे से वहाँ पर प्रस्तुत भी कर सका। मुझे लगता है कि यही वो बात थी, शायद मुझे इतने बच्चों में भी और एक सीट पर मुझे मेरा चयन किया गया और मैं इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और आभारी हूँ इस विश्वविद्यालय के सभी हिंदी विभाग के प्राध्यापकों का जिन्होंने मेरा शोध कार्य के लिए पंजीकरण के लिए चयन किया। जी, मैं जानना चाहूँगा कि शोध कार्य जो हमारे समाज को इस विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है इसकी, कि किस तरह से विश्वविद्यालय में शोध कार्य संपन्न कराया जाता है या बच्चों के द्वारा कितनी मेहनत की जाती है, इसका हमारे समाज के लिए आप क्या कहेंगे कि हमारे यहाँ पर जितने भी पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, शोध छात्र होते हैं, उनका कितना संघर्ष होता है और उसके बाद वो क्या क्या कर सकते हैं, इसके भविष्य में उनके लिए क्या क्या फायदे हैं, समाज के लिए शोध कार्य के क्या फायदे हैं, ये सारी बातें बताइए मुझे। देखिए, किसी भी राष्ट्र और किसी भी देश के विकास के नींव में उस देश में हो रहे शोध कार्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं, चाहे आप चाइना की बात कर लें, रसिया की बात कर लें, जर्मनी की बात कर लें, तो ये सभी देशों के विकास की प्रक्रिया में अगर बात करें तो वहाँ पर हो रहे शोध कार्य, नवोन्मेष कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये उसके लिए निश्चित रूप से उत्तरदायी है। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, आप इसको मतलब नकार नहीं सकते, क्योंकि किसी भी
राष्ट्र की विकास के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। आज चाइना पूरी दुनिया भर में अपनी चीज़ों को बेचता है। कैसे बेचता है, कैसे बनाता है, वो रिसर्च का ही देन है, इनोवेशंस का ही देन है। वो ऐसे चीज़ों को बनाता है जो समाज के लिए बहुत उत्तरदायी है और समाज के लिए उपयोगी है। तो ये तो मैं कहना ही चाहूँगा, रिसर्च में एक बात का बेशक और बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, निश्चित रूप से रिसर्च का कार्य बहुत स्ट्रगल पूर्ण होता है, संघर्षपूर्ण होता है और बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें कई तरह की कठिनाई आती है शोध कार्य के दौरान। और सभी डिसिप्लिन्स में अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स हैं। साइंस के विषय में अलग तरह की समस्या है, ह्यूमैनिटीज़ के विषय में अलग तरह की समस्याएं हैं। तो यह तो है कि कोई भी शोधार्थी जो है वो अपने शोध कार्य की यात्रा में बहुत संघर्ष करता है और संघर्ष करने के बाद वह कुछ दे पाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी शोध कार्य हो रहे हैं जो कॉपी बेस्ड है, जो कि आज के डेट में एक बड़ी एक समस्या है। रिसर्च तो हो रहे हैं, लेकिन कैसे रिसर्च होनी चाहिए, रिसर्च के एथिक्स क्या है, उसकी नैतिकता क्या है। क्या हम ऐसे शोध कार्य करें जो मात्र हमारा शोध प्रबंध एक पुस्तकालय की शोभा मात्र बनकर रह जाए? तो ऐसे शोध कार्य करने से किसी राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता, किसी समाज का उत्थान नहीं हो सकता, किसी समाज की किसी समस्या का निवारण नहीं हो सकता। और शोध वही असली शोध है जो समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा दे। जो वर्षों से समाज जिन समस्याओं को से जूझता आ रहा है, उन समस्याओं से मुक्ति दिलाए। अभी हाल ही में यूजीसी ने ये बात कही है कि अब जितनी भी पीएचडी होंगी उनमें शोधार्थियों को ये बताना पड़ेगा कि उसका शोध कार्य समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कैसे महत्वपूर्ण है, क्या वो कर सकता है, समाज के कौन से समस्या का समाधान प्रस्तुत कर रहा है। तो रिसर्च जो है, अगर ऐसे रिसर्च हो तो वह निश्चित रूप से समाज और राष्ट्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ऐसे ही रिसर्च के माध्यम से आज दुनिया के विकसित देश कह रहा है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो जर्मनी हो, और चाहे कोई भी देश हो। तो भारत के निर्माण की अगर बात करें, भारत के सामाजिक उत्थान की अगर बात करें, तो शोध की अपनी एक बड़ी भूमिका है। और मैं चाहता हूँ कि उसी दिशा में शोध कार्य होने चाहिए। शोध विषय का चयन ऐसे होने चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी हो, जिसकी उपादेयता समाज के लिए हो, यानी एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च की आवश्यकता है। तभी हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार इतना पैसा शोधार्थियों को देती है, तो हम उसके बदले में सरकार को क्या दे रहे हैं, हम उसके बदले में राष्ट्र को क्या दे रहे हैं, समाज को क्या दे रहे हैं। ये शोधार्थी की एक नैतिक जिम्मेदारी है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई भी विषय हो जिसमें शोध कार्य हो रहे हैं, उनमें शोधार्थियों को इस पर बल देने की जरूरत है, क्योंकि हमें ऐसे शोध कार्य देखने में आ रहे हैं जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है। और आज एक बड़ी समस्या है, तभी शायद यूजीसी ने ये बात कह दी कि अब शोधार्थी को मैंडेटरी रूप से अपने रिसर्च को सोसाइटी की इंपॉर्टेंस की दृष्टि से उसको बताना पड़ेगा, सम्मानित करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ संभव है। हाँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शोध विषय और शोध कार्य निश्चित रूप से ऐसे हो जो हमारे लिए और हमारे साथ साथ समाज के लिए भी उपयोगी हो। बहुत अच्छा। अब साहित्य की बात आई है, तो मैं जानना चाहूँगा कि कौन से ऐसे साहित्यकार हैं जिनको हमें ज़रूर अध्ययन करना चाहिए, हम उच्च शिक्षा प्राप्त करें या ना करें। बहुत हमारे समाज के विद्यार्थी ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन समाज में रहते हैं। तो समाज का उत्थान किससे हो, कौन से ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने समाज के लिए विशेष रूप से अपना पूरा योगदान दिया है। तो मैं जानना चाहूँगा कुछ ऐसे साहित्यकारों के विषय में जिनका समाज के लिए बहुत योगदान। जी नरेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक साहित्य की बात है, साहित्य होता ही समाज के लिए। समाज की अनुपस्थिति में साहित्य की कल्पना नहीं की। समाज का दर्पण कहा गया। जी। तो दर्पण क्यों है? वो प्रतिबिंब है। और साहित्य समाज के समग्र अस्तित्व की चिंता करता है। साहित्य वही है जो समाज का मार्गदर्शन करे, निर्देशन करे और समाज में घटने वाली सभी घटनाओं का यथार्थ चित्रण करे, उसका समाधान प्रस्तुत करे। और मैं आपको बता दूं कि जब जब समाज भटकाव की स्थिति में रहा है, जब जब समाज दिशाहीन हुआ है, तब तब
ये साहित्य ही है जो समाज को सही दिशा प्रदान करने की कोशिश की। कौन भूल सकता है तुलसीदास को और कबीरदास को? बिल्कुल सत्य वचन। सूरदास को कौन भूल सकता है? जी। पूरी मध्यकालीन जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल है, आप देखिए उस समय समाज भटकाव की स्थिति में था जी। और ऐसे भटके हुए समाज को दिशा दे रहे थे कबीरदास, तुलसीदास जी। तुलसीदास। कितनी बड़ी बात है, तुलसीदास समाज को कितना बड़ा धैर्य दे रहे हैं। अब इस उनकी यह पंक्ति यहाँ पर मैं उद्धृत करना चाहता हूँ। जी। बूंद आघात सहेगी कैसे, खलके बचन संत सहे जैसे। वाह। यानी जिस प्रकार से पर्वत प्रकृति के तमाम तरह के मौसमों के आघातों को सहता है, फिर भी विचलित नहीं होता, अपना धैर्य नहीं खोता, संत पुरुष वही है जो तमाम तरह के आघातों व्याघातों को झेलने के बाद भी विचलित न हो, उसकी धैर्य बनी रहे। धैर्य की इस पराकाष्ठा को क्या कहें? साहित्य तो अनुसरण करने योग्य होता है। आप आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रेमचंद को देख लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को देख लीजिए, निराला को देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद को देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद की कमाई की वो पंक्ति, हिमगिरी की उतंग शिखर पर बैठे शिला की शीतल छाव, एक पुरुष भीगो नैनों से देख रहा था परले परवा। ये क्या है? निराला तोड़ती पत्थर जैसे कविता लिखते हैं, श्रम के सौंदर्य को रेखांकित करते हैं। अब तक जो है तमाम तरह के सौंदर्य का नारियों का वर्णन किया गया। स्त्री जो कि समाज की नींव है, स्त्री के बगैर घर की परिकल्पना नहीं की जा सकती। और स्त्री के तमाम तरह के नक्शे सुख तक का वर्णन लोगों ने किया, साहित्यकारों ने किया। लेकिन निराला ने एक ऐसी स्त्री के सौंदर्य का वर्णन किया जो पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है इलाहाबाद के पथ पर, और उसके माथे से पसीना टपक रही है, और उस दृश्य को रेखांकित किया अपनी कविताओं के माध्यम से। राम की शक्ति पूजा, ऐसे ऐसे साहित्य में भरे पड़े हैं कई कविताएं, कई निबंध और कई कहानियां, कई उपन्यास जो समाज को सही दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। भारतेंदु का समग्र साहित्य ही उस समय के युगीन परिवेश को रेखांकित करता है। प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ लीजिए तो समाज की गैर बराबरी, गुलामी और गरीबी जैसे तमाम भारतीय समाज के उस यथार्थ का चित्रण आपको स्वतः दिखाई पड़ जाएगा। गोदान जो उनका अंतिम उपन्यास, संभवतः अंतिम उपन्यास कहा जाएगा उसको, जो 1936 में प्रकाशित हुआ जी, मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास माना जाता है जी। लेकिन उस गोदान उपन्यास में देखिए, उसे कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। भारतीय किसान की क्या समस्या है, 1936 के दशक में, उस पीरियड में किसान किन समस्याओं से जूझ रहा था, उसका पूरा दृश्य आपको उस उपन्यास में दिख जाएगा। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो साहित्य ने तो समाज के समग्र अस्तित्व की चिंता की है। उसमें समग्रता का बोध है, उसमें साहित्य का भाव है, सबके लिए है। और हर वर्ग की चिंता करना, हर समस्याओं को उद्घाटित करना और उसका समाधान मुकम्मल प्रस्तुत करना, ये साहित्य का कार्य है। और वो साहित्य करता आ रहा है और आज भी कर रहा है। तो साहित्य का अध्ययन तो मुझे लगता है कि समाज के हर तबके को करना चाहिए, क्योंकि साहित्य हमें प्रेरणा देती है। महर्षि अरविंद के साहित्य को पढ़ लीजिए, स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़ लीजिए। एक से बड़े बड़े मनीषी और चिंतक हुए हैं, जिनकी वाणी, जिनके वाक्य हमारे लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। इंसान भटका रहता है, कई बार तो ऐसे किसी भी सुनने में आता है कि लोग आत्महत्या का प्रयास करने लगते हैं, और उस आत्महत्या करने के दौरान एक अच्छी साहित्य की लाइन दिख पड़ती है, तो वो लाइन उसे उस आत्महत्या करने से उसे रोक देती है। तो ये है साहित्य की ताकत, ये है साहित्य में बिखरे हुए उन वाक्यों की ताकत जो समाज को जोड़ने का कार्य करती है, तोड़ने का नहीं, जो समाज को एक साथ लेकर चलने का कार्य करती है। समाज में भाईचारा, बंधुत्व जैसे भाव को स्थापित करने का कार्य साहित्य करता है, और निरंतर करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य से सबको जुड़ना चाहिए और सबको पढ़ना चाहिए, तभी मुझे लगता है कि वो नैतिक जिम्मेदारी, वो जो सनातन संस्कृति के जो मूल्य हैं उससे आप परिचित हो जाएंगे। अपनी सनातन संस्कृति के मूल्य, नैतिकता और उन तमाम तरह के महत्वपूर्ण बिंदुओं से परिचित अगर होना है
तो आपको साहित्य का अध्ययन तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो वैदिक वाङ्मय हो, उपनिषद हो, दर्शन हो, और चाहे आज की हिंदी साहित्य। ये सब हमें प्रेरणा देते हैं, सब हमें नई दृष्टि प्रदान करते हैं, हमें साहस देते हैं, और यह साहस हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अपने लक्ष्य को, अपने मुकाम को प्राप्त करने में मुझे लगता है कि कैटलिस्ट का कार्य करता है। तो ये है साहित्य का कार्य, और ये है साहित्य की भूमिका सामाजिक। पिछले 5 वर्षों से लगातार हमारे सुनने में आ रहा है कि नई शिक्षा नीति का गठन किया जा रहा है, और मुझे इतना ध्यान है कि आपने भी नई शिक्षा नीति के गठन में काफ़ी योगदान दिया है, और उसमें हिंदी की क्या भूमिका है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए, आप उस पर थोड़ा सा चर्चा कीजिए। जी, नई शिक्षा नीति जो है, मैं कहना चाहूँगा कि ये पहली शिक्षा नीति है जिसने भाषा पर जोर दिया है, भाषा पर बल दिया है, और वही मातृभाषा। ये मातृभाषा ही है, मैं ये रेखांकित करना चाहता हूँ नरेंद्र जी यहाँ पर, कि जिसमें व्यक्ति अपना मौलिक चिंतन प्रस्तुत कर सकता है। क्योंकि जिस भाषा में, जिस परिवेश में हमारा पालन पोषण हुआ है, जिस संस्कृति में, जिस माहौल में, जिस वातावरण में हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है, वह भाषा तो हमारे मौलिक चिंतन के लिए कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते। और शायद यही वो कारण है कि इस नई शिक्षा नीति में उस मातृभाषा पर बल दिया गया। मैं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास से जुड़ा जी, और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास इस नई शिक्षा नीति के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है जी। और मैं उससे जुड़ी होने के नाते इस नई शिक्षा नीति को मैंने पढ़ा और मैंने अपना सुझाव भी दिया जी। तो मुझे ऐसा लगा, आप देखेंगे कि इस नई शिक्षा नीति में शोध को लेकर भी महत्वपूर्ण बातें कही गई जी, और एक शोध को लेकर सकारात्मक माहौल को निर्माण करने की बात कही गई। तभी आप देखेंगे कि स्नातक स्तर से, यानी स्नातक के बाद से, अंतिम वर्ष से जो बच्चे शोध के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं जी, या जो शोध कार्य करना चाहते हैं भविष्य में, उन बच्चों के लिए शुद्ध के जो बेसिक तथ्य हैं उनसे परिचित कराने की बात की, यानी शुद्ध संस्कृति के को विकसित करने की बात जो है इस नई शिक्षा नीति में की, कि एक शोध को लेकर एक नई दृष्टि बने, एक नजरिया बने, एक ऐसा माहौल का निर्माण हो जो राष्ट्र के उत्थान में अपनी अग्रगणी भूमिका का निर्वाह कर सके। तो इस नई शिक्षा नीति में मैं कहूँगा कि मातृभाषा को लेकर और शोध के एक सकारात्मक माहौल के निर्माण को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई। और अगर इस चीज़ का क्रियान्वयन हो जाता है तो मैं ये जरूर कहूँगा कि आने वाले समय में भारत की जो वास्तविक पहचान जो दुनिया में होती थी पहले, भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम को लेकर चलने वाली संस्कृति है। आत्मवत् सर्वभूतेषु का भाव इस संस्कृति के मूल में है और पूरे विश्व को दिशा दी है। और ये जो नई शिक्षा नीति है आने वाले समय में भारत को उसी दिशा में लेकर आगे बढ़ेगी, और भारत अपने देश का, अपने समाज का तो विकास तो करेगा ही, साथ ही पूरी दुनिया को प्रेरणा देने का भी कार्य करेगा। तो ये एक बड़ी बात है इस शिक्षा नीति में, क्योंकि मातृभाषा में जितना, क्योंकि मातृभाषा मौलिक चिंतन के लिए चल रही है, और मौलिक चिंतन ही एक बेहतर शोध कार्य कर सकता है, एक बेहतर शुद्ध कार्य को संपन्न कर सकता है, नई दृष्टि आ सकती है, एक नई चीज विकसित कर सकता है जो समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी हो। तो इन बातों को इस शिक्षा नीति में जिस रेखांकित किया गया है, जो मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा जी। अब इसके बाद आपका जो शोध का विषय है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि आपका विषय क्या है और उसका कार्य किस तरह से आपने पूर्ण किया और लगभग कितना कार्य संपन्न हो चुका है। और मुझे सुनने में आया कि 28 को आप अपना कंप्लीट सबमिशन देने वाले हैं, तो उस विषय में थोड़ा सा बताइए। जी 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 मैं आपको बता दूं कि मेरा जो शोध विषय है वो है रमेश चंद्र शाह के निबंधों का सांस्कृतिक अनुशीलन जी। हिंदी साहित्य में बहुत सारी विधाएं हैं जी, मैंने निबंध विधा का चयन किया, और निबंध विधा में मैंने एक रचनाकार को लिया जो अभी भी
दुनिया में मौजूद हैं जी और समकालीन दौर के हिंदी साहित्य जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में प्रसिद्ध हैं। जी बड़े संस्कृति चिंतक के रूप में उनका नाम लिया जाता है, आदरणीय प्रोफेसर रमेश चंद्र साहब, जिन्हें पद्मश्री के साथ साथ हिंदी साहित्य जगत के श्रेष्ठ साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान, साहित्य जगत के सभी श्रेष्ठ सम्मान उनको प्राप्त हो चुका है। और उनके निबंधों में संस्कृति को लेकर जो एक चिंतन व्यक्त किया गया है, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर जो बातें कही गई है, उस पर मैंने काम करने की कोशिश की है। और मुझे ऐसा लगा रमेश चंद्र साहब के निबंधों को पढ़ते हुए, क्योंकि मैंने उनके निबंध साहित्य में ही मैंने अपने विषय को आगे लेकर गया और उस विषय को मैंने रूपायित और उसे रेखांकित करने की कोशिश की है। तो मैंने ये पाया कि रमेश चंद्र साहब आज के जिस प्रकार से बदलाव की जो स्थिति हुई है, जैसे कि भारत में उपभोक्ता संस्कृति का आगमन हुआ, वैश्वीकरण आया, जी आधुनिकता आई, जी उत्तर आधुनिकता आई और तमाम तरह के विमर्श चले, तो उनके आने के उपरांत भारतीय संस्कृति में पर क्या उसका प्रभाव पड़ा, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों दृष्टियों से, और कैसे अपनी सांस्कृतिक मूल्य का विघटन हुआ और कैसे हम अपने संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। इन तमाम ऐसे विषयों को जो है मैंने अपने शोध विषय में रेखांकित किया है जी और उसको खंडन करते हुए एक निष्कर्ष तक पहुंचने का मैंने कार्य किया है। बहुत अच्छा। तो मेरा जो शोध विषय है इसमें संस्कृति को लेकर चिंता है। निबंध साहित्य की विकास यात्रा को तो मैंने बताया ही है, उसके साथ ही संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति को प्रभावित करने वाले वो जो महत्वपूर्ण कारक हैं उनका आकलन, और उसके साथ ही भारतीय संस्कृति का भविष्य कैसा होगा, इस पर भी मैंने बात की है। और इन सबको जो है तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ, संदर्भों के साथ इसे व्याख्यायित और विश्लेषित करने का प्रयास किया है। यही हमारा मूल कार्य है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा ये कार्य है वो आज के समय में समाज से सीधे जुड़ता है और समाज के लिए उपयोगी है, क्योंकि जिस प्रकार से हम मेरे इस शोध कार्य को अगर कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो ये पाएगा कि आज जो भारतीय समाज की जो स्थिति है और भारतीय समाज में जिस प्रकार से सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है वो किन वजहों से हुआ है, कौन से वो कारक थे, कौन से वो कारण थे जिनकी वजह से हमारी संस्कृति प्रभावित हुई। अब आज वो प्रभावित हो चुकी है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए, समस्या की बात सब लोग करते हैं, लेकिन समाधान की चर्चा बहुत कम जगह होती है। बिल्कुल। तो मैंने इसमें उसका उनके निबंधों के माध्यम से उसका एक सार्थक और मुकम्मल समाधान भी प्रस्तुत किया है कि कैसे हम इससे मुक्ति पा सकते हैं, कैसे हम अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, उसका संवर्धन कर सकते हैं, और कैसे भारतीय संस्कृति और अक्षुण्णता को बनाए रख सकते हैं। इन तमाम तथ्यों की मैंने पड़ताल की है और उसको बताया है। तो मुझे ऐसा लगता है, और आप मैं अभी 2 दिन पहले की मैं खबर पढ़ रहा था, तो उसमें पाया कि 93 वर्षीय माता पिता कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। जी क्यों? बेटे की वजह से। क्योंकि जो बेटा है, जो पुत्र है, उस पुत्र to पढ़ाने में उस माता पिता ने अपने जीवन की पूरी कमाई लगा दी, और वही पुत्र बाद में अपने माता पर 5 लाख रुपए खर्च कर दिया, तो वो पैसा लेना चाहता है और फिर माता पिता की पूरी संपत्ति को हड़पना चाहता है। भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं होती। भारत की पहचान दुनिया भर में इस चीज के लिए नहीं होती। यहाँ तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव की ये संस्कृति। माता पिता को ईश्वर का स्थान दिया गया, ईश्वर का दर्जा प्राप्त है। सच बात है। और ऐसी संस्कृति में अगर आज 21वीं सदी में भारतीय समाज में अगर ऐसे उदाहरण देखने में आते हैं, तो निश्चित रूप से वो चिंता और आत्ममंथन और विश्लेषण का विषय है। और शायद ऐसे ही घटनाओं को देखते हुए रमेश चंद्र साहब ने अपने चिंतन को व्यक्त
चिंतन के साथ साथ चिंता भी करते हैं और अपने संस्कृति के ऐसे विघटन स्थिति को देखते हुए मूल्यों का जिस प्रकार से विघटन हो रहा है उसको अपने निबंधों में रेखांकित किया और बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम इस पर कैसे काबू पा सकते हैं जी। तो उन तमाम चीज़ों को जो है मैंने अपने इस प्रबंध में बताया है, उनके संदर्भ को देते हुए, उनके तथ्यों को रखते हुए और सभी चिंतकों को बातों को रखते हुए मैंने अपने इस विषय को स्पष्ट किया है। तो मूलतः मेरा जो शोध कार्य है वो संस्कृति विमर्श को लेकर है और भारतीय संस्कृति को लेकर है। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव कैसे पड़ा और उस संस्कृति से भारतीय संस्कृति किन रूपों में अलग है, इसको भी मैंने बताया कि पाश्चात्य संस्कृति क्या है और भारतीय संस्कृति क्या है, संस्कृति होता क्या है, इस पर भी मैंने इस प्रबंध में बताया है, सबका खंडन किया है और फिर मैंने उनके कारणों को पड़ताल करते हुए मैं एक निष्कर्ष तक पहुंचा है, क्योंकि मेरा इस शोध प्रबंध का अंतिम अध्याय यही है, भारतीय संस्कृति का भविष्य और रमेश चंद्र शाह, ये मेरे अपने शोध प्रबंध का अंतिम मेरा अध्याय है। तो उसमें भारतीय संस्कृति के भविष्य को लेकर कौन कौन सी चुनौती, जैसे धर्मनिरपेक्षता की चुनौती, भारत में धार्मिक उन्माद को लेकर जो दंगे होते हैं, अभी कल के न्यूज में देखिए, दिल्ली में जो दंगा हुआ, बिल्कुल हनुमान जयंती थी, यात्राएं निकल रही थी, मध्य प्रदेश में खरगोन की हिंसा देख लीजिए। तो ऐसे ये सब चुनौती है और भारतीय संस्कृति के अगर भविष्य को देखा जाए और उसकी अगर भविष्य की रक्षा करनी है तो इन सभी चुनौतियों पर हमें तालीम प्राप्त करना, चाहे वो धर्म को लेकर, धर्मनिरपेक्षता को लेकर, चाहे पर्यावरण की बात करें, क्योंकि पर्यावरण आज पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बना हुआ है, क्योंकि पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व खतरे में है। सच बात। तो मनुष्य ने जिस तरीके से विकास किया है, लेकिन विकास इस शर्त पर ना हो कि हमारा मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। तो इस विषय पर रमेश चंद्र शाह ने गहन चिंता व्यक्त की। तो पर्यावरण की चुनौती, धर्मनिरपेक्षता की चुनौती, सामाजिक समरसता की संभावना को कैसे स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि समरस समाज होगा तभी समाज एक साथ जी पाएगा, जो कि भारतीय संस्कृति के मूल्य रहेगा। तो हमने समरसता की जो बात है वो भारतीय संस्कृति की मूल प्रकृति, मूल स्वभाव में है। तो सामाजिक समरसता की संभावना, पर्यावरण की चुनौती, धर्म और धर्मनिरपेक्षता की चुनौती और वैश्वीकरण के युग में भारतीयता और राष्ट्र संकट एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आज जिस प्रकार से उपभोक्ता संस्कृति, जिस प्रकार से बाजारीकरण का दौर चल रहा है, हर चीज बाजार में आ गया है और बाजार एक तरह से व्यक्ति को चला रहा है। हम बाजार पर इतने निर्भर हुए कि बाजार के द्वारा हम संचालित हो रहे हैं। तो ऐसे निर्भरता को देखते हुए कैसे हम इससे आगे निकले, कैसे इससे बचें, कैसे अपने भारतीयता और राष्ट्र की परिकल्पना को बचाएं, क्या बाजारीकरण के गुलाम हो जाएंगे क्या? देखिए, राजनीतिक पराधीनता नहीं होती, राजनीतिक गुलामी ही सिर्फ गुलामी नहीं होती, बल्कि आर्थिक गुलामी भी एक गुलामी होती है। बिल्कुल सच कहा आपने। तो जो गुलामी का जो दौर है, आज पूरे विश्व को बाजार में एक तरह से गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है और भारतीय समाज उस ओर बढ़ रहा है। कैसे अपने समाज को उपभोक्ता संस्कृति और बाजारीकरण के इस संस्कृति से बचाएं, ये एक बड़ा प्रश्न है और इस दिशा में जो शाह साहब का चिंतन है उसको मैंने अपने शोध पर प्रस्तुत किया है। तो हमारा शोध कार्य हर दृष्टि से समाज के लिए है और समाज से अलग नहीं है। आप कहीं से भी देखेंगे उस समाज से ही जुड़ता है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि समाज के बगैर साहित्य की भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो साहित्य और समाज एक दूसरे से निर्भर है और दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मेरा शोध कार्य भी समाज से अलग नहीं है, बल्कि समाज की समग्र अस्तित्व की चिंता करता हुआ हमारे शोध प्रबंध आपको दिखलाई देगा। तो आपको सुनने से ही समझ में आ रहा होगा कि इनकी मेहनत कितनी हुई है, कितना कार्य इन्होंने किया हुआ है। इतनी शुद्ध हिंदी मैं किताबों में ही देखता हूँ, सुनता नहीं हूँ। तो अंत में और मैं जानना चाहूँगा कि इनका सागर में रहने का अनुभव कैसा रहा, सागर के साथ जो विश्वविद्यालय है और इनके जो सहपाठी हैं, और सागर का पर्यावरण कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, उस विषय में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारे प्रांत से लगे हुए जो अन्य प्रांत हैं बिहार से संबंध रखते हैं। तो मध्य प्रदेश और सागर के विषय में इनके क्या विचार हैं, मैं जानना चाहूँगा। देखिए, मैं उस घटना को यहाँ पर उद्धृत करना चाहूँगा। जी, जब मैं सागर में पहली बार आया
मैं दिल्ली से आया था। अगस्त 2018 की बात है, क्योंकि अगस्त 2018 में ही मेरा PhD डिग्री कार्यक्रम डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय में हुआ। तो मैं जब स्टेशन पर उतरा तो रात्रि के तकरीबन 3 बजे का समय था, और मेरे मन में एक कौतूहल चल रहा था कि रात्रि में क्या मुझे विश्वविद्यालय का रमन छात्रावास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एक डर का भाव भी था, और मेरे मन गवाही अंदर से नहीं दे रहा था। और मैं स्टेशन पे इंतजार किया। लगभग जब 4 बज गया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मैं बाहर निकला, ऑटो पकड़ा, ऑटो वाले भाई साहब से कहा कि भैया मुझे हरि सिंह विश्वविद्यालय का रमन छात्रावास में छोड़ दो। उन्होंने बहुत ही सहज भाव से कहा, अरे आइए आइए सर, आइए बैठिए, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। पैसे के लिए भी कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। जो मैंने कहा वो मान गए। उन्होंने कहा कि नहीं भैया 100 रुपये ठीक है, आप दे दें। और उनके साथ जब मैंने यात्रा किया, जब मैं छात्रावास तक पहुंचा, तो उसके बाद मेरे मन में जो भाव आया वो यही आया, क्योंकि मैं दिल्ली से आया था। दिल्ली में रात में सफ़र करना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन जब सागर में मैं 4 बजे सफ़र करके आया, तो उसके बाद जो मेरा एक अनुभव हुआ ये हुआ कि सागर में ऑटो वाले लोग बहुत अच्छे हैं और सहज हैं, ईमानदारी बहुत है। उसके बाद मेरे मन से डर निकल गया। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इंतजार नहीं करना चाहिए था, मुझे उस समय ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। जो एक अंदर कौतूहल चल रहा था, एक कहें तो किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, क्या करें क्या न करें, ऐसा भाव हो रहा था। तो मेरा सोच बदला, मेरी सोच बदली। और जब दूसरी बार मैंने दिल्ली से सागर आना होगा तो मैं इंतजार नहीं किया, बल्कि ऑटो पकड़कर सीधा मैं छात्रावास और बहुत ही सहज भाव से आया। तो मैं एक बात जरूर कहूँगा कि यहाँ के लोग बड़े ईमानदार हैं, सच्चे हैं। किसी तरीके की कोई मेरे साथ ऐसा कोई अनुभव नहीं है कि जो मैं कहूँ कि मुझे लगे कि यहाँ के लोग ठीक नहीं हैं। जितना है उतना ही कहेंगे, और संतोष का भाव है, ये बहुत बड़ी बात है। हम शिक्षा बहुत प्राप्त कर लें, ज्ञान बहुत प्राप्त कर लें, अगर हमारे अंदर संतोष ना हो, विनम्र का भाव ना हो, झुकाव ना हो, तो ऐसी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। तो सागर वासियों के लिए तो मैं कहूँगा यही कि मध्य प्रदेश का हृदय स्थल है ये, क्योंकि मध्य प्रदेश तो खुद भारत के हृदय में है। भारत का हृदय है, मध्य में है, नक्शे में, और मध्य प्रदेश के मध्य में जो है सागर है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। जब मैंने यहाँ का भौगोलिक स्थिति को जाना, पहचाना कि मैं कहाँ हूँ, अभी भारत में भारतीय नक्शे में मैं कहाँ पर हूँ, तो जब मैंने अपने नक्शे का अवलोकन किया तो मैंने देखा कि तो भारत का मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का मध्य सागर है। बहुत अच्छा। तो मुझे अच्छा लगा। यहाँ का लखा बंजारा झील मैंने देखा। सागर में के आसपास जो है रामगीर माता जी का मंदिर है, वहाँ भी मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ के जो चीज़ें हैं, मतलब मुझे बड़ी एक सकारात्मक माहौल लगा। खास तौर पर मैं अपने इस विश्वविद्यालय के बारे में बताना चाहूँगा। यह विश्वविद्यालय के बारे में कितना भी कहूँ उतना कम है। मैं भावुक हो जाता हूँ जब इस विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा बहुत जब याद आता है। हरि सिंह गौर साहब का ये त्याग, ये वो तपस्या की भूमि है। लोग बहुत कमाते हैं आज के डेट में, या पहले भी व्यक्तिगत उत्थान के बारे में व्यक्ति पहले सोचता है कि मुझे अपने स्वयं के बारे में सोचना है। कोई बिरला ही होता है जो व्यक्तिगत सत्ता के बारे में ना सोचकर सामाजिकत सत्ता के बारे में चिंता करता है, जो समाज और राष्ट्र की चिंता करता है। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे विश्वविद्यालय में मेरा पंजीकरण हुआ, जिस व्यक्ति ने अपने बारे में ना सोचकर बल्कि अपने जीवन की पूरी संपत्ति को समाज और राष्ट्र के उत्थान में लगा दिया। ऐसे गौर साहब के प्रति मैं बड़ी विनम्र भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उनके द्वारा स्थापित की गई इस विश्वविद्यालय में मैं अपने शिक्षा के उच्चतम उपाधि को प्राप्त करने का हमें एक अवसर प्राप्त हुआ। गौर साहब की यह भूमि बहुत कुछ प्रेरणा देती है। यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ के विश्वविद्यालय परिसर के कर्मचारी और हमारे प्रोफेसर
मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में उससे जुड़ा। विभाग के सभी प्रोफेसर, ऐसा लगता है कि वो अभिभावक तुल्य हैं। हाँ, मतलब उनका मार्गदर्शन और उनका सानिध्य सचमुच में ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपने परिवार से दूर हूं। मातृत्व और पितृत्व दोनों तरह का भाव होने का बोध जो है अपने विभाग से प्रोफेसरों से जुड़कर प्राप्त हुआ। सभी लोगों का सहयोग निरंतर प्राप्त हुआ। आज मैं अगर ये शोध कार्य पूर्ण कर पाया हूँ, इसमें मैं सबका ऋणी हूँ। विश्वविद्यालय के कर्मचारी, अपने शोध निर्देशक और विभाग के सभी अध्यापक, जिन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन और मेरा सहयोग किया है, तभी मैं इतने बड़े बड़े कार्य को पूर्ण कर सका। मेरे सहपाठी, मेरे छात्रावास के साथी, सबने हमारा बेहद सहयोग किया है और इसको मैं कभी भूल नहीं सकता, नहीं इसे भुलाया जा सकता है। तो यही मेरा अनुभव है यहाँ के बारे में, और कितना भी कहा जाए फिर भी कम है। अनंत हरि कथा हरि अनंता, जो मतलब हरि कथा हरि का ईश्वर का जो नाम है वो अनंत है। तो यहाँ की जो भावनाएं हैं, इतनी 4 साल में मैंने तकरीबन 4 साल होने वाले हैं। हाँ, और इस 4 साल में मैंने मतलब ऐसे जुड़ गए जैसे लगता है कि वर्षों से जुड़ा हुआ, जैसे वर्षों से कोई रिश्ता रहा हो। इस अपनापन है। तो बहुत अपनापन है, बहुत बंधुत्व का भाव है, और सभी लोगों का स्नेह मुझे निरंतर प्राप्त हुआ है। तो काफी समय हो रहा है और हमने देखा कि अभी चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। इतना है कि हम पूरे दिन ऐसे बैठकर चर्चा कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि कभी और आपसे मुझे समय मिले, और आज के लिए हम इतना ही यहाँ पर विराम करेंगे। और एक बार और मैं अपने स्पॉन्सर्ड जो है हमारी पार्टनरशिप है प्रिंट डिज़ायर का नाम लेना चाहूँगा। यदि आपको किसी प्रकार की प्रिंटिंग करवानी हो कप पर या टी शर्ट पर या कैप, तो आप संपर्क कर सकते हैं झंडा चौक गोपालगंज, प्रिंट डिज़ायर। धन्यवाद। नमस्कार।